जिन कपल्स को 1 साल नेचुरली ट्राई करने के बाद इस 1 साल के दौरान उन्होंने किसी भी तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक साधन यूज़ नहीं किया है और उन्होंने 1 साल तक नेचुरली ट्राई किया है, फिर भी उनको गर्भधारणा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कपल्स को हम निसंतानता है या इनफर्टिलिटी है ऐसा कहते हैं। 35 के बाद एग काउंट, एग नंबर, अंडे बनाने की क्षमता कम हो जाती है। जिन फीमेल्स में नली का या ट्यूबल ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है तो उन्हें इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। जिन महिलाओं में सीवियर पीसीओडी है और वो कॉमन यूजुअल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, अगेन वो इस एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। वाइफ का एज 23 to 50, इस एज में ये ट्रीटमेंट कराया जा सकता है और हस्बैंड का एज अगेन 23 to 55। हम कपल को ये राइटिंग में दे देते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा, कितना समय लगेगा, सक्सेस क्या अपेक्षित है, खर्चा कितना आने वाला है, ये एक सारा उन्हें उस काउंसलिंग में बता दिया जाता है। और वाइफ के मल्टीपल एग्स को हम वजाइनली अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस बाहर निकाल लेते हैं, जिसे हम ओवम पिकअप कहते हैं। एग्स जो बाहर निकल जाते हैं वो हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के अच्छे गर्भ तैयार किए जाएंगे। 3rd स्टेप में यूट्रस को या बच्चादानी को प्रिपेयर किया जाएगा प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करने के लिए, और सही समय पे अच्छे गर्भों को बच्चादानी में इम्प्लांट करके प्रेगनेंसी के लिए हम जाएंगे। 46 ईयर्स हो गए और 90 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी दुनिया में पैदा हो चुके हैं। स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक्स आई कि आप बेस्ट स्पर्म को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे माइक्रोफ्लूइडिक्स है, मैग्नेटिक स्पर्म सॉर्टर है, ताकि ज़्यादा बेटर शुक्राणु आप लोगे तो ज़्यादा बेटर गर्भ तैयार होगा, और गर्भ ज़्यादा बेटर होगा तो सक्सेस बेटर होगा। फ्रीजिंग एक ऐसा एडवांसमेंट है जिसके कारण बहुत सारे मतलब फ़ायदे आज की तारीख में हैं, जिसके कारण IVF का सिनारियो या ट्रीटमेंट बहुत सारा चेंज हुआ। की कोशिश में वापस फीमेल को वापस बुलाओ, वापस निकालो, ये तो हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख सकते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स में कभी भी यूज़ कर सकते। सिमिलरली आप एग्स को फ्रीज कर सकते हो, स्पर्म को फ्रीज कर सकते हो, आप अपने ओवरी को फ्रीज कर सकते हो, आप अपनी टेस्टिस को भी फ्रीज कर सकते हो, तो इवन ऑर्गन फ्रीजिंग भी पॉसिबल है। प्रेगनेंसी करने जाओगे तो एग्स नहीं रहेंगे आपके पास, या उतने हेल्दी नहीं रहेंगे, या उनसे जेनेटिकली हेल्दी बेबीज़ नहीं मिलेंगे, तो वो मेल भी अपना स्पर्म पहले फ्रीज करा के फिर सर्जरी के लिए या फिर कीमोथेरेपी के लिए या फिर रेडिएशन के लिए जा सकते हैं। एम्ब्रियो जो फ्रीज कर लेते हैं हम, 99.9% एम्ब्रियोज वैसे के वैसे वापस मिलेंगे आपको। बट देर आर फीमेल्स की जो मे बी री मैरिज हो कुछ भी, वो 40s के बाद भी चाहते हैं या मेनोपॉज हिट हो जाता है एंड स्टिल उनको लगता है कि नहीं अभी मुझे बच्चा चाहिए जी, तो क्या उन लोगों के लिए ये IVF ट्रीटमेंट कुछ हेल्प कर सकता है? जी, ऐसे फीमेल्स में डोनर एग का यूज़ करते हैं। 23, 25, 26 ईयर ओल्ड यंग फीमेल से एग लेते हैं। कपल्स जिनको हेल्प चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो 100 दाम्पत्यों में से 16 से 18 दाम्पत्य ऐसे होंगे जिनको प्रेगनेंसी होने में किसी न किसी तरीके की मेडिकल हेल्प लगेगी। माता पिता बनना हर दंपति का सबसे बड़ा सपना होता है। जब घर में एक नन्ही हंसी, एक किलकारी गूंजती है तो वो खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन जब किसी कारणवश कोई दंपति संतान का सुख नहीं पा सकती तो यह उनके लिए बहुत ही तकलीफ बन जाती है। वो भावनात्मक रूप से भी टूट जाते हैं। ऐसे में IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्निक है जिसने लाखों परिवारों की झोली खुशियों से भर दी है। IVF उनके लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आती है, जो कपल्स माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं। IVF सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उनके सपनों और खुशियों का द्वार खोलने की चाबी भी है। तो इस विषय को समझने और इससे जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे अनुभवी और फेमस IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमोल लुंकड़, जिन्होंने IVF के जरिए अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख दिया है। और वो आज हमें IVF के बारे में वो सारी बातें बताएंगे जिसे जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अमोल लुंकड़ इज वन ऑफ द renowned gynecologist and in vitro fertilization means IVF specialist in Pune. He is author and co-author of 28 national and international research papers. He has performed 13,000 plus embryo transfers and 1 lakh plus successful IVF pregnancies in his career. He is winner of Hall of Fame IVF Specialist of Western India.
He is featured in hundreds of health talk shows on national and regional television channels and radio programs. Under his leadership, Indira IVF Pune team won the best integrated IVF team of India. तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। डॉक्टर अमोल लुंगड़ सर, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ, इसके खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो सर। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतने सालों से आपने इंदिरा आईवीएफ के माध्यम से जो निसंतान कपल्स को एक संतान का सुख दिया है जी, तो बहुत ही सराहनीय काम है। जी, और thank you। आपको आपकी झोली में लाखों लोगों की दुआएं मिली होंगी, इस बात में कोई शक नहीं जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो बांझपन बोलते हैं हम लोग या इनफर्टिलिटी, तो ये इनफर्टिलिटी ये कब कहते हैं कि कपल इनफर्टाइल है, ये कब माना जाता है? तो जिन कपल्स को एक साल नेचुरली ट्राई करने के बाद, इस एक साल के दौरान उन्होंने किसी भी तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक साधन यूज़ नहीं किया है और उन्होंने एक साल तक नेचुरली ट्राई किया है, फिर भी उनको गर्भधारणा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कपल्स को हम निसंतानता है या इनफर्टिलिटी है ऐसा कहते हैं। और इन कपल्स को सही मार्गदर्शन या साइंटिफिक एडवाइस या डॉक्टर को दिखाना और प्रॉपर चेकअप कराना और इलाज लेना ज़रूरी है। जिन कपल्स में वाइफ का एज 35 ईयर्स से ऊपर है, उन्हें हम एक साल तक वेट न करते हुए 6 महीने बाद ही सही सलाह देने के लिए, ऊपर तो 6 महीने जी, क्योंकि 35 के बाद एग काउंट, एग नंबर, अंडे बनाने की क्षमता कम हो जाती है और इसीलिए इन कपल्स में हमें थोड़ा जल्दी इलाज कराना या जांचें कराना ज़रूरी है। तो उन्होंने अपना राइट एडवाइस 6 मंथ्स बाद ही लेना चाहिए। या फिर जिन कपल्स में पहले से कोई प्रॉब्लम पता है, जैसे वाइफ को बहुत सीवियर पीसीओडी है या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत है, उनको माहवारी नेचुरली नहीं आ पाती, या हस्बैंड की कोई अंडकोश की सर्जरी हो चुकी है, तो ऐसे कपल्स में भी 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने नेचुरल ट्राई करने के बाद उन्हें एडवाइस के लिए या कंसल्टेशन के लिए आईवीएफ स्पेशलिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जी। सो सर, अभी आईवीएफ ट्रीटमेंट जैसे अगर आम भाषा में, आम लोगों की भाषा में कहे तो टेस्ट ट्यूब बेबी जी, तो एग्जैक्टली इसका प्रोसीजर क्या होता है? और टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा, मतलब ये आईवीएफ के अलावा भी इनफर्टिलिटी के कोई और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं क्या? जी बिल्कुल। तो इनफर्टिलिटी के अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे वेट लॉस करना, डाइट एक्सरसाइज करना, एडिक्शंस को ट्रीट करना, अपने ओवरऑल लाइफ को ज़्यादा स्टेबल या संतुलन में लाना, ये सिंपल मोडालिटी भी हो सकती है। कुछ सिंपल मेडिसिन्स हो सकती है, जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कुछ मेडिसिन्स हो सकती है। कुछ सिंपल ट्रीटमेंट फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं, जैसे आईयूआई या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है। और एडवांस ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जैसे आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी आपने पूछा आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है या वो प्रोसेस क्या है, तो बेसिकली सामान्य या सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रक्रिया है जहाँ वाइफ के एग्स और हस्बैंड के स्पर्म जो नेचुरली अलग अलग कारणों की वजह से मिल नहीं पा रहे, उनका मिलन हम लेबोरेटरी में उचित वातावरण में आर्टिफिशियली कर रहे हैं। और इन दोनों का मिलन होने के बाद जो अच्छे गर्भ तैयार हो रहे हैं, उन गर्भों को हम सही समय पे बच्चादानी में यूट्रस में इम्प्लांट करके प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अभी अलग अलग कारणों की वजह से कपल्स को ये एडवांस ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके। तो इसमें और थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा कि इस करने के लिए ये ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है, कोई एज लिमिट भी होता है, वो कैसा है? तो एज सच देखिए, हम ये कहते हैं कि जिन दाम्पत्यों में जनरली 2 साल से ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, वो इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। या जिन कपल्स में 1 से 2 साल उन्होंने सिंपल ट्रीटमेंट लेके देखा है बट उससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो फिर वो इस एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। या
जिन फीमेल्स में नली का या ट्यूबल ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है तो उन्हें इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। जिन महिलाओं में सीवियर पीसीओडी है और वो कॉमन यूजुअल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, अगेन वो इस एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। जिन कपल्स में आईयूआई जैसे सिंपल ट्रीटमेंट करके भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, स्पेशली 2 से 3 साइकिल आईयूआई के अगर हो चुके हैं, तो अगेन उन्हें इस एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। जिन कपल्स में नसबंदी के बाद अगर प्रेगनेंसी करनी है, तो बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं जिनका प्रेगनेंसी था, बच्चे भी थे, उन्होंने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करा लिया और अभी किसी कारण से वो बच्चे नहीं रहे, या फीमेल का रीमैरिज हो गया, या एक्सीडेंट में या किसी बीमारी में वो बच्चे चले गए और इन्होंने फैमिली प्लानिंग करा लिया है। तो फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के बाद या नसबंदी के बाद अगर प्रेगनेंसी करना है तो यही एडवांस ट्रीटमेंट हेल्प करेगा। जिन मेल्स में, पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा अत्यंत कम है या वीर्य में शुक्राणु है ही नहीं, उनको अगेन ये ट्रीटमेंट ही बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। जिन मेल्स में इरेक्शन, इजैकुलेशन, संबंध रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो सिंपल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे, उनमें अगेन यही बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। जिन कपल्स में बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं और जेनेटिक कारणों से एबॉर्शन हो रहे हैं, या जिनके उम्र ज़्यादा होने के कारण जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहे बेबी में, या फैमिली में कोई जेनेटिक इलनेस है, उधर जेनेटिकली हेल्दी बेबी मिलाने के लिए अगेन ये बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये अलग अलग कारण हो सकते हैं जिनके कारण दाम्पत्य इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। इसका कोई ऐसा सीमित सीमा या उम्र वैसे नहीं है, बट हाँ नॉर्मली अभी ART लॉ में जो इसके लिए एक गवर्नमेंट ने ART लॉ, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक लॉ लाया है, और उस लॉ ART लॉ के हिसाब से वाइफ का एज 23 to 50 इस एज में ये ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, और हस्बैंड का एज अगेन 23 to 55 इस एज में ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। 50 लिमिट है फीमेल्स के लिए और 50 है 55 मेल्स के लिए। ओके। और दूसरा बहुत कॉमन, तो ये सर लॉ सिर्फ इंडिया में ही है या ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, कैसे है? हर कंट्री का अपना अलग अलग लॉ है, बट ये इंडियन लॉ जो 2022 में आया, अच्छा अभी हाल ही में जनवरी 2022 में ये लॉ का कोई खास वजह सर इस लॉ की, क्या मैं ज़रा जानना चाहूँगा इसके बारे में। तो बेसिकली ये जो अलग अलग टेक्निक्स है जिससे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है, ये इंडिया में गवर्न नहीं थी, इसका कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या लॉ नहीं था। तो सारे सेंटर्स को रजिस्टर करना, उनको एक फॉर्मेट में लाना, वो एक मिनिमम क्वालिटी को मेंटेन करे, ये देखने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे सरोगेसी को रेगुलेट करना, ट्रीटमेंट जो हो रहे हैं उनको रेगुलेट करके उनका एक डेटाबेस रखना, इस सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया है। डोनर सर्विसेज को रेगुलेट करना, उस लिए भी ये तो जैसे उम्र अगर और ज़्यादा होती है और लोग ऑप्ट भी करते हैं लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस शायद होते होंगे, तो शायद ये भी एक वो भी है, और अलग अलग एथिकल रीजंस थे जिसके कारण एक लिमिट रखा गया है। तो सर ये टेस्ट ट्यूब बेबी का जो आपने भी बताया कि बहुत सारे कपल्स के लिए ये दिस कैन बी अ ब्लेसिंग जी, लेकिन इसका रेगुलर मतलब जो आपने ट्रीटमेंट बताई उसमें कितने साइकिल्स होते हैं, और वो साइकिल्स के थ्रू जाने के लिए या ये ट्रीटमेंट लेते टाइम या लेने से पहले कुछ खास प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं कपल्स को? तो बेसिकली एक नॉर्मल IVF साइकिल जो होता है उसमें यूजुअली 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम कपल का एक असेसमेंट करते हैं जिसमें कि उनकी कुछ जांचें होती हैं, और उन जांचों से उनका ओवरऑल प्रॉब्लम्स क्या है वो भी समझ आते हैं, उनका प्रोग्नोसिस क्या है कि उनके ये ट्रीटमेंट सफलता होने की संभावना कितनी है वो भी समझ आती है, प्लस क्या क्या चीज़ें हमें ऑप्टिमाइज़ करनी है बिफोर ट्रीटमेंट ये भी समझ आता है, जिसमें कि वाइफ की सोनोग्राफी, हस्बैंड वाइफ की कुछ ब्लड टेस्ट, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट, ये सब जाँचें होती हैं। ये होने के बाद हम कपल को ये राइटिंग में दे देते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा, कितना समय लगेगा, सक्सेस क्या अपेक्षित है, खर्चा कितना आने वाला है, ये एक सारा उन्हें उस काउंसलिंग में बता दिया जाता है। सेकेंड स्टेज होता है जिसमें वाइफ के एग्स बनाना, तो विशिष्ट मेडिसिन इंजेक्शन दे के वाइफ के मल्टीपल एग्स बनाए जाते हैं, और वाइफ के मल्टीपल एग्स को हम वजाइनली अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस बाहर निकाल लेते हैं, जिसे हम ओवम पिकअप कहते हैं, कि अंडों को नीचे के रास्ते से बाहर निकाल लिया जाता है। शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में, मतलब हल्के सी बेहोशी दे के ये प्रोसेस किया जाता है,
और 10-15 मिनट का ये प्रोसेस होता है। एग्स जो बाहर निकल जाते हैं वो हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के अच्छे गर्भ तैयार किए जाएंगे। गर्भों को 5 से 6 दिन बढ़ा के उन्हें उनकी सक्षमता को बाहर परख लिया जाएगा और उन्हें ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट करके हम फ्रीज कर लेते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज हो गया जहाँ एग्स बनाए गए, एग्स और स्पर्म मिलाए गए, एम्ब्रियोज या गर्भ तैयार किए गए और गर्भों को ब्लास्टोसिस करके फ्रीज कर लिया गया। थर्ड स्टेप में यूट्रस को या बच्चादानी को प्रिपेयर किया जाएगा प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करने के लिए और सही समय पे अच्छे गर्भों को बच्चादानी में इम्प्लांट करके प्रेगनेंसी के लिए हम जाएंगे। ये थर्ड स्टेप हो गया। यूजुअली ये पूरे 3 स्टेप्स का मिला के एक IVF साइकिल होता है। ओके। और मैक्सिमम कपल्स अपनी फर्स्ट IVF साइकिल में कंसीव हो जाते हैं। अगर किसी को किसी कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो फिर हम उसके पीछे के कारण समझ के आप आगे के साइकिल का प्लानिंग कर सकते हो। तो ये कितने साइकिल्स तक कर सकते हैं ताकि ऐसा कोई वैसे लिमिट नहीं है। एक हो गई नहीं तो सेकेंड या थर्ड, ऐसा इसका कोई लिमिट ये नहीं है। बट हर ट्रीटमेंट अपने आप में डिफरेंट होगा। ओके। और ऐसा कोई साइकिल का नंबर का लिमिट नहीं। सर ये IVF जो है सर कब शुरू होगा? अब तक कितने साल पहले शुरू हुआ था? तो ये दुनिया की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो 26 जुलाई 1978 को पैदा हुई। लुई 78। ओके। तो ऑलमोस्ट 46 ईयर्स हो गए और 90 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी दुनिया में पैदा हो चुके हैं। जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो लंदन में पैदा हुई। डॉक्टर स्टेप्टो और डॉक्टर एडवर्ड्स ने ये काम किया और उसका नाम लुई ब्राउन है। और दुनिया की जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी है इसका जन्म पुणे में हुआ। अरे बाप रे। और वो उसका IVF या ट्रीटमेंट साइकिल ये कोलकाता में हुआ था। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी और टीम ने किया था। और वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के 67 डेज बाद, जस्ट करीबन 2-2.25 महीने बाद उसका जन्म हुआ था। उन्होंने ज़्यादा बेहतर टेक्निक और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसका जन्म किया था। उन्होंने उस एम्ब्रियो को फ्रीज़ भी किया था। तो दुनिया की एक्चुअली वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी जो फ्रीजिंग के बाद पैदा हुई। इंडिया में जो कह सकते हैं। किसने किया था वो? पुणे में? डॉक्टर नहीं, कोलकाता में IVF हुआ था। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी एंड टीम। अच्छा। तो और इस 95 इयर्स में हमें इस टेक्नोलॉजी का बहुत सारी बातें भी पता लगी है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, बहुत सारे एडवांसेस भी, और बहुत सारे चीज़ें ये कि स्पेशली इस टेक्नोलॉजी से होने वाले बच्चे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं। तो भी एडवांस क्या क्या है जो तब की टेक्नोलॉजी हो और अब तक, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बराबर। तो 1978 में जो IVF का आविष्कार हुआ, IVF में हम क्या कर रहे थे कि वाइफ के एग्स हम निकाल के और उनको फ्यू लाख या फ्यू मिलियन ऑफ स्पर्म के साथ एक पेट्री डिश में हम छोड़ देते थे। अच्छा। उनका यूनियन नेचुरली होने के लिए, और 12 से 24 घंटे रुका जाता था उस एग का, उस अंडे का शुक्राणु के साथ मिलन होने के लिए। तो कितने स्पर्म्स का कितने हो सकते? तो एक अंडे के साथ फ्यू लैक्स ऑफ स्पर्म छोड़ देते थे। अच्छा। बट इतना करने के बावजूद भी कुछ कपल्स थे जिनमें ये मिलन नहीं हो पाता था। ओके। स्पेशली जब शुक्राणु की मात्रा बहुत कम है, शुक्राणु बहुत खराब है, शुक्राणु की क्वालिटी में बहुत कम उतरता है, शुक्राणु में हलचल ही नहीं है, या अंडे में ऐसी कुछ कमी है जिसके कारण स्पर्म उसके साथ मिल नहीं पा रहा है, तो इसके कारण IVF का फर्टिलाइजेशन रेट कुछ स्पेसिफिक कपल्स के लिए बहुत कम रहता था। 1991-92 में ICSI का आविष्कार हुआ, जिसमें हर अच्छे अंडे में डायरेक्टली एक अच्छा शुक्राणु माइक्रोस्कोप के नीचे हम इंजेक्ट कर देते हैं, तो हर एग के साथ एक अच्छा स्पर्म डायरेक्टली फ्यूज़ हो जाता है। 400 टाइम्स मैग्निफिकेशन का यूज़ किया जाता है अंडर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, और इस फ्यूजन को किया जाता है। सिंगल स्पर्म को आइसोलेट करके उसको एग के अंदर आप डाल सकते हैं। इतना एडवांस, जिसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, ICSI कहते हैं। ओके। उसके बाद बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई, जैसे IMSI आया, जहां हम 400 टाइम्स मैग्निफिकेशन के बदले 6000 टाइम्स मैग्निफिकेशन पे ये काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा बेटर स्पर्म सिलेक्शन के साथ।
स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक्स आई कि आप बेस्ट स्पर्म को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे माइक्रोफ्लूइडिक्स है, मैग्नेटिक स्पर्म सॉर्टर है, ताकि ज़्यादा बेटर शुक्राणु आप लोगे तो ज़्यादा बेटर गर्भ तैयार होगा, और गर्भ ज़्यादा बेटर होगा तो सक्सेस बेटर होगा। गर्भों को 5 से 6 दिन बढ़ा के ब्लास्टोसिस करने की टेक्निक को यूज़ किया गया, जहाँ गर्भों को दूसरे तीसरे दिन ही यूट्रस में बच्चादानी में वापस न रखते हुए उन्हें 5 से 6 दिन ग्रो करके उनकी सक्षमता, उनकी ताकत को बाहर परख लेना, और जो अच्छे सक्षम गर्भ हैं उन्हीं को बच्चादानी में यूट्रस में ट्रांसफ़र करना। तो एक साथ कितने हम लोग एक पेशेंट के लिए कितने स्पर्म और एग्स का एक साथ मिलन करवाते हैं? जी, उस पे जाएंगे हम, बट उससे पहले ये और कुछ एडवांसमेंट भी मैं बता के वो लिस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि लेज़र असिस्टेड हैचिंग है, कि गर्भों को गर्भकोश में रखने के लिए अपन लेज़र असिस्टेड हैचिंग का यूज़ करके इम्प्लांटेशन को हेल्प कर सकते हैं, कि गर्भों को गर्भकोश में बच्चादानी में रखने के 10 मिनट पहले हम गर्भ का बाहर का कवच सॉफ्ट और पतला कर देते हैं। अच्छा। ताकि गर्भ का अंदर जाके चिपकने का प्रोसेस बेटर हो जाता है। उसके अलावा एम्ब्रियो ग्लू का यूज़ है, प्री जेनेटिक टेक्निक है, मतलब हम गर्भों को जेनेटिकली चेक करके फिर जेनेटिकली वो गर्भ हेल्दी है ये सुनिश्चित करके बच्चादानी में इम्प्लांट कर सकते हैं, तो जेनेटिकली हेल्दी ही प्रेगनेंसी होगी। दूसरा, जिनको जेनेटिक इश्यूज आ रहे हैं उनके लिए ये एक वरदान साबित होता है। क्लोज वर्किंग चेम्बर का एडवांसमेंट आया, जहां हम एग का, स्पर्म का और इन दोनों का मिलन करवाते वक्त वैसे ही वातावरण दे सकते जैसे बच्चादानी में मिलना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे एडवांसमेंट्स लास्ट 45 इयर्स में आते गए। स्पर्म को पूरा ठोक बजा के देख लेते हो कि ये अच्छा है नहीं है, तभी उसकी एंट्री करवाते हो। ये बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स है। यस सर, ये क्लोज्ड वर्किंग चेम्बर तो इंदिरा आईवीएफ ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। इंदिरा आईवीएफ इंडिया में, इंदिरा आईवीएफ इज द फर्स्ट वन टू लॉन्च दिस। 2011 में हमने फर्स्ट टाइम इसको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके उसका यूज़ इंडिया में शुरू किया। और इसमें बेसिकली क्या है कि जो एग ओवरी में है, अंडकोश में, वो स्त्री बीज है, उस बीज को हम बाहर निकाल रहे हैं, फिर उस बीज के साथ शुक्राणु को मिला रहे हैं, गर्भ तैयार कर रहे हैं। तो जो बीज एक धाराविक वातावरण पे, एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट में अंडकोश में है, उसको जब हम बाहर निकालते हैं, अगर हम बाहर के वातावरण को, बाहर के पोल्यूशन को, बाहर के टेम्परेचर को, बाहर के वेरियस गैसेस को एक्सपोज करते हैं, तो उसका इफेक्ट उस एग पे, उस तैयार होने वाले गर्भ पे आता है। तो इसलिए क्लोज वर्किंग चेम्बर का यूज़ करके हम करीबन वैसे ही एनवायरनमेंट दे सकते जैसे यूट्रस में देना चाहिए था, बच्चादानी में उसको मिलना चाहिए था। वैसे ही ऑक्सीजन, वैसे ही तापमान, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही ह्यूमिडिटी, और ज़्यादा बेटर एनवायरनमेंट देंगे तो गर्भ ज़्यादा बेटर बनेंगे, गर्भ ज़्यादा अच्छे होंगे तो सक्सेस अच्छा हो जाएगा। तो इसका यूज़ हमने 2011 में इंडिया में शुरू किया। 2014-15 में हमने शिवानी साइंटिफिक के साथ मिलकर इंडियन चेम्बर्स का भी स्टडी किया, और अभी इंडिया में इंडियन चेम्बर्स अवेलेबल हैं, तो जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, अभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन इससे सक्सेस रेट तो काफ़ी बढ़ गया होगा आईवीएफ ट्रीटमेंट का। सक्सेस आईवीएफ का बढ़ा है ज़रूर। तो ये हर केस में इसको यूज़ करना ही पड़ता होगा। हम हर केस में यूज़ करें, इंदिरा आईवीएफ में इसका यूज़ हर पेशेंट के लिए किया जाता है। आपने एक पूछा था कि कितने एग्स और कितने स्पर्म को, बात अधूरी रह गई थी। जी, तो बेसिकली क्या किया जाता है कि वाइफ के जितने एग्स बन सकते हैं एक सीमित इंजेक्शन के यूज़ करके, उतने एग्स बना लिए जाते हैं। अच्छा। यूजुअली ऑन एन एवरेज 10 से 14 अंडे बनेंगे, ये देखा जाता है। बट हर एक महिला की जो बनाने की क्षमता है वो भी अलग होती है, उसके उम्र के हिसाब से, उसके अंडकोश की क्षमता के हिसाब से। तो एग्स ज़्यादा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि गर्भ ज़्यादा तैयार हो, ताकि अच्छे गर्भ ज़्यादा मिले जी। और गर्भ ज़्यादा हो और ज़्यादा अच्छे हो तो सक्सेस ज़्यादा होगा, या हम मल्टीपल प्रेगनेंसीज कर सकते हैं और मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले सकते हैं प्रेगनेंसी करने का। तो और जितने एग्स मिलेंगे उतने स्पर्म के साथ इन एग्स को मिलाया जाता है। तो हर अच्छे एग के साथ एक अच्छा स्पर्म मिला के गर्भ तैयार किया जाता है। मान लो अभी 10 एग्स निकाले, 10 स्पर्म कर दिए और एक का ब्लास्टोसिस आपने ट्रांसफ़र कर लिया, तो तब तक वो बाकी के एग्स और स्पर्म्स का उनका जो, तो बाकी के गर्भों को हम ब्लास्टोसिस बना के फ्रीज कर देते हैं। तो फ्रीजिंग एक ऐसा एडवांसमेंट है जिसके कारण बहुत सारे मतलब फ़ायदे आज की तारीख में हैं, जिसके कारण आईवीएफ का सिनारियो या ट्रीटमेंट बहुत सारा चेंज हुआ। की कोशिश में वापस फीमेल को वापस बुलाओ, वापस निकालो, ये उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यस, तो हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख सकते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। 10 ईयर्स तक? हाँ, वैसे उससे ज़्यादा भी फ्रीज कर सकते हैं,
बट एक ART लॉ ने एक इनिशियल लिमिट 10 ईयर्स का दिया, आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको, बट 10 साल तक आप इजीली यूज़ कर सकते हो गर्भों को। बैंक्स करनी पड़ती होगी, बैंक जैसे होता है। जी बिल्कुल, तो एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रखने के लिए एम्ब्रियो बैंक होती है, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन में -197 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको रखा जाता है। सिमिलरली आप एग्स को फ्रीज कर सकते हो, स्पर्म को फ्रीज कर सकते हो, आप अपने ओवरी को फ्रीज कर सकते हो, आप अपनी टेस्टिस को भी फ्रीज कर सकते हो, तो इवन ऑर्गन फ्रीजिंग भी पॉसिबल है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो फ्रीज कर सकते हैं। स्पेशली इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अनमैरिड फीमेल्स एक राइट एज में अपने करियर के कारण, एजुकेशन के कारण प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती या मैरिज नहीं करना चाहती, तो उन्हें हम कहते हैं कि आप 30-32 के एज के आसपास अपना ओवेरियन रिजर्व, मतलब अंडे बनाने की क्षमता देख लीजिए, और वो क्षमता अगर ऑलरेडी कुछ हद तक कम होना शुरू हो गई है या कम होने से पहले ही 32-34 के एज के आसपास अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते हो, तो उस एज के आसपास आपको एक फ्रीजिंग का सोचना देना चाहिए ताकि बाद में इसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में आप कभी भी यूज़ करके प्रेगनेंसी आप खुद के एग से कर सकते हो, क्योंकि 35 के बाद एग्स कम होना शुरू हो जाते हैं, 38 के बाद एग्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो लेट एज में आप जब प्रेगनेंसी करने जाओगे तो एग्स नहीं रहेंगे आपके पास, या उतने हेल्दी नहीं रहेंगे, या उनसे जेनेटिकली हेल्दी बेबीज़ नहीं मिलेंगे। ये यंग एज में फ्रीज किए हुए एग्स आप बाद में यूज़ कर सकते हो, जैसे हम एग फ्रीजिंग कहते हैं, oocyte फ्रीजिंग कहते हैं। और वो अलग अलग सोशल रीजंस के लिए हो सकता है या मेडिकल रीजंस के लिए भी हो सकता है। किसी को कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के लिए जाना है, अभी रेडिएशन और कीमोथेरेपी से एग्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो उन्हें अगर हम पहले ही फ्रीज़ कर ले। सिमिलरली स्पर्म को फ्रीज़ किया जा सकता है, जिस मेल में अगर कोई टेस्टिस का सर्जरी होना है या उसको कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उसका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होना है, तो वो मेल भी अपना स्पर्म पहले फ्रीज़ करा के फिर सर्जरी के लिए या फिर कीमोथेरेपी के लिए या फिर रेडिएशन के लिए जा सकते हैं। तो हम फ्रीज कराना भी बहुत आसान है। तो ये फ्रीजिंग का एम्ब्रियो के हेल्थ पे या आगे जाके जो प्रेगनेंसी उस पे क्या कुछ असर नहीं होता? कुछ नहीं होता। एम्ब्रियो जो फ्रीज कर लेते हैं हम, 99.9% एम्ब्रियोज वैसे के वैसे वापस मिलेंगे आपको, तो उसका रिट्रीवल रेट काफ़ी अच्छा है। वरदान ही हो गया फ्रीजिंग करके आगे इस्तेमाल करना। यस सर, अभी आपने हमें बताया कि कुछ लोग लेट प्रेगनेंसी करना चाहते हैं और एट द एज ऑफ लेट्स से 35-38 क्रॉस कर दिया तो एग बनना भी का बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है। बट देयर आर फीमेल्स की जो मे बी री मैरिज हो कुछ भी, वो 40s के बाद भी चाहते हैं या मेनोपॉज हिट हो जाता है एंड स्टिल उनको लगता है कि नहीं अभी मुझे बच्चा चाहिए जी, तो क्या उन लोगों के लिए ये IVF ट्रीटमेंट कुछ हेल्प कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। तो इवन मेनोपॉज के बाद थाउजेंड्स ऑफ प्रेगनेंसीज हम कर चुके हैं, और मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी करना इस टेक्निक के द्वारा बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट ये एक ही टेक्निक है जिससे मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी हो सकता है। तो बेसिकली मेनोपॉज या ऋतु बंद होना या माहवारी का बंद होना, इसका मतलब क्या है कि अंडे खत्म हो गए, एग्स खत्म हो गए, एग्स खत्म हो गए इसलिए पीरियड आना बंद हो गया। तो हम ऐसे फीमेल्स में डोनर एग का यूज़ करते हैं। 23, 25, 26 ईयर ओल्ड यंग फीमेल से एग लेते हैं जिसका ऑलरेडी हेल्दी बेबी है, और उस फीमेल से जो डोनेशन के द्वारा एग्स लिए जाते हैं वो हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के गर्भ तैयार किए जाते हैं। इधर जिसका मेनोपॉज हो चुका है उस फीमेल का पीरियड रीस्टार्ट किया जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, जिसे हम HRT कहते हैं। तो मेडिसिन का यूज़ करके उसके पीरियड शुरू कर दिए जाते हैं, और उधर एग्स, डोनर एग्स और हस्बैंड के स्पर्म मिला के जो अच्छे गर्भ तैयार हुए उसमें से अच्छे गर्भों को इस मेनोपॉजल फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करके हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं, जिसे हम डोनर एग IVF साइकिल कहते हैं। तो जिन महिलाओं का उम्र बड़ा है बट एग्स है उनके पास, कम है बट एग्स है, वो खुद के एग्स का यूज़ करके भी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हायर एज में भी प्रेगनेंसी इजीली पॉसिबल है। 50 इयर्स की एज तक हम रूटीनली प्रेगनेंसीज करते हैं। ऑफ कोर्स ART लॉ आने से पहले 60-65 की एज में हमने ट्विंस इजीली किए हुए हैं। तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते प्रेगनेंसीज में? ऑफ कोर्स ये प्रेगनेंसीज में हमें एहतियातन ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग लगता है,
अगर हम सारी प्रिकॉशंस ले, क्लोज मॉनिटरिंग रखें, रेगुलर चेकअप्स रखें, तो वैसे कोई फिर अलग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें एक्सपेक्टेड नहीं रहती हैं। सर, ये डोनर्स की बात निकली थी, तो मैं ये पूछ रहा था कि डोनर्स को जब हम कहते हैं कि आपका एग्स या किसी और को यूज़ करने वाले हैं, जी जी जी, तो फिर वो केस में सीन कैसा होता है? वो लोग कैसे, कि उनको जानना होता है कि किसके पास यूज़ कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट का प्रॉपर लीगल फॉर्मेट है। ART बैंक्स उसके लिए आ चुके हैं, हमारे अपने रजिस्टर्ड ART बैंक्स हैं, तो डोनर उसमें रजिस्टर होता है, वहाँ डोनर का स्क्रीनिंग किया जाता है और फिर उन्हें अप्रोप्रिएट डोनेशन के लिए आगे के लिए, हाँ, लेकिन वो यूज़ किया जाता है। बाकी उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है। वही पूछ रहा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी, कल ये ना हो कि मेरा एग गया है, वो है, नहीं, वैसे नहीं, कोई हक जता दे उसके ऊपर, प्रॉपर लीगल फॉर्मेट है और कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। अच्छा सर, आप मूवीज़ देखते हो? जी जी बिल्कुल। एक मूवी आई थी गुड न्यूज़ के नाम से, अक्षय कुमार की। जी जी जी। तो उसमें एक बहुत ऐसा हादसा हो जाता है कि स्पर्म का एक्सचेंज हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो पिक्चर में तो ठीक है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कभी हो सकता है? और कोई आके कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है। ये बहुत सारे कपल्स को ये डाउट रहता है कि IVF से प्रेगनेंसी हुआ है तो इसमें कुछ मिक्सिंग तो नहीं हुआ। हाँ। या उनको ये डाउट रहता है कि IVF में ऐसा कुछ मिक्सिंग होता है, तो ये दूसरे का कुछ मेरा आ गया, मेरा किसी और को चला गया। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। तो ऐसा कुछ होने की संभावना इसमें नहीं के बराबर होती है। दूसरा, ना हो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग बैरियर्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है RI विटनेस टेक्निक या टेक्नोलॉजी। RI विटनेस, वो क्या होता है? RI विटनेस ये बेसिकली RIFD टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बार कोडिंग होता है आपके गैमेट्स का, मतलब आपके एग का, स्पर्म का, एम्ब्रियो का बार कोडिंग हो जाता है उससे। तो और कपल को एक बार कोडेड कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड की तरह कार्ड मिलता है। अच्छा। जिस पे वो बेसिकली मैप हो जाता है। तो वो एग्स, वो स्पर्म, वो एम्ब्रियोज आप किसी और के लिए यूज़ ही नहीं कर पाओगे। ओके। नेक्स्ट थिंग होता है, हम थर्ड विटनेस टेक्निक को यूज़ करते हैं। मतलब क्या कि जब किसी भी कपल के एग और स्पर्म को निकाला जाता है या यूज़ किया जाता है, एक अलग से एम्ब्रियोलॉजिस्ट विटनेस करता है कि वो उसी कपल के एग्स है या नहीं, उसी कपल के स्पर्म है या नहीं, और उसी समय यूज़ हो रहे हैं या नहीं, और उसका डॉक्यूमेंटेशन साइनिंग होता है। अच्छा। इसके अलावा क्या होता है कि हम जब एग्स निकालने का प्रोसेस करते हैं तो 1 एट अ टाइम एग्स निकाले जाते हैं, कि एक पेशेंट के एग्स निकाले जाएंगे, उसके 20-30 मिनट्स बाद दूसरे पेशेंट के एग्स निकाले जाएंगे। जब तक फर्स्ट पेशेंट के एग्स निकले, वो आगे यूज़ होने के लिए आगे शुरू हो जाएंगे, उसका स्टेबलाइजेशन होगा, उनका डिन्यूडेशन होगा, उनको स्पर्म के साथ मिलाने का प्रोसेस हो जाएगा। तो एट अ टाइम एक पेशेंट का ही हैंडलिंग होता है, और उसके पेशेंट के एम्ब्रियोज बन के वो इंक्यूबेशन के लिए चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेशेंट का अलग से हैंडलिंग होता है। हर पेशेंट के एम्ब्रियोज सेपरेट चेम्बर में रखे जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जिसके कारण ये सब होने की संभावना नहीं रहती है। सिक्योरिटी वैसे कह सकते हैं, बिल्कुल चांसेस 0 के बराबर ही है। एब्सोल्युटली। सर, ऐसे बहुत सारे रीजंस तो होते होंगे कि जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती है। हमने अभी साइकिल देख ली, क्या करना है, स्पर्म हो गया, सब बाहर कर दिया होता, लेकिन ये जो मेन रीजंस है कि जिसकी वजह से ये सब करना पड़ रहा है, तो ऐसे मेल्स और फीमेल्स में कौन से रीजंस होते होंगे जी, कि हमको भी ये जानना भी ज़रूरी है। उसके बाद ही आपके पास पेशेंट आ सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं हमेशा कपल्स को कहता हूँ कि अपना निसंतानता का या प्रेगनेंसी न होने का, गर्भधारणा न होने का रीज़न सबसे पहले पता लगा लें, और रीज़न जैसे है वैसे ही ट्रीटमेंट के लिए जाना बेटर रहेगा। हम अगर कारण ठीक से पता लगा ले तो उसका निवारण भी ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा बेटर होगा। और क्या अलग अलग रीज़न हो सकते हैं? तो सबसे पहले एक तो रीज़न दोनों में दिखने की संभावना सेम रहती है, कि अगर हम 100 कपल्स ले लें तो 1/3 कपल्स में मेन प्रॉब्लम हस्बैंड की तरफ से होगा, 1/3 कपल्स ऐसे होंगे जिसमें मेन प्रॉब्लम फीमेल की तरफ से होगा, और बचे हुए 1/3 में दोनों तरफ से प्रॉब्लम होगा। हस्बैंड के तरफ से ऑफ कोर्स वीर्य में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम, जैसे वीर्य में शुक्राणु की कमी होना, उनकी हलचल कम होना, उनमें अच्छे शुक्राणु की मात्रा बहुत कम होना, इरेक्शन इजैकुलेशन में प्रॉब्लम्स, संभोग रखने में या संबंध रखने में प्रॉब्लम्स। और मेल्स एक्सेप्ट करती होंगी, जब भी आपके फैमिली आती होंगी तो फीमेल की तरफ पहले पॉइंट आउट करते होंगे
जी, कि ये इसमें पहले किसी- देखा हाँ, जाता था, बट अभी अवेयरनेस बेटर हो रहा है। और हम भी हमेशा कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हमेशा हस्बैंड की हस्बैंड का चेकअप भी को जांच फर्स्ट करवानी पहले चाहिए। करनी चाहिए। जी, जी। हस्बैंड का चेकअप पहले होना चाहिए। और क्योंकि हस्बैंड का एक ही इम्पॉर्टेंट चेकअप है, वो है सीमेन एनालिसिस, वीर्य की जाँच। उतनी हो जाए तो हस्बैंड का ऑलमोस्ट सारी बातें हमें पता लग जाती है करीबन। फीमेल की तरफ जाएंगे हम, तो फीमेल्स में अलग अलग जो कारण हो सकते हैं, वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अंडा ठीक से नहीं बनना है, योग्य सही समय पे ओव्यूलेशन ना होना। ओवरी में अलग अलग तरीके के सिस्ट हो सकते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, हीमोरेजिक सिस्ट है। अंडकोश की क्षमता कम हो सकती है, उम्र से पहले कम हो सकती है, जैसे प्रीमैच्योर ओवेरियन एजिंग है, एएमएच का कम होना। ट्यूब्स में या गर्भनलिका में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे नली में ब्लॉकेज है, नली में खराब पानी का भरना है, हाइड्रोसल्फिंग्स, पायोसल्फिंग्स, टीबी के इन्फेक्शन के कारण नली चिपक जाना। उसके बाद बच्चादानी या गर्भकोश में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस या गठाने हो सकती है अलग अलग, वो जगह जहाँ बच्चा रहता है वो चिपक जा सकती है इन्फेक्शन की वजह से। इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स महिलाओं में दिखाई देती है। और ये प्रॉब्लम्स महिलाओं में जानकारी इसकी लेने के लिए एक तो बहुत अच्छी सोनोग्राफी, जो 2D 3D सोनोग्राफी वजाइनल और एब्डोमिनल, मतलब नीचे के रास्ते से और पेट के रास्ते से होनी चाहिए। तो सोनोग्राफी एक हो गई। दूसरा, नली की जांच करने के लिए सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या HSG हो सकती है। और वाइफ के या फीमेल की कुछ ब्लड टेस्ट होती है, जिसमें उसके अंडे बनाने की क्षमता देखी जाती है, जैसे कि AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन की लेवल्स। ये एक ब्लड टेस्ट है। उसके अलावा बाकी टेस्ट, जैसे उसका शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन, उसका रूटीन बाकी हीमोग्लोबिन वगैरह, ये जांचें होती हैं। तो वाइफ की ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और नली की जांच, ये हो जाए तो वाइफ के बारे में और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में मैक्सिमम पता हमें लग जाता है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की सारी जांचें हो जाए तो मैक्सिमम कपल्स में कारण पता लगेगा। और फिर जैसे कारण है वैसे अगर निवारण हो तो वो कम से कम समय में और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट से जल्दी तो हर बार IVF करना ही ऐसा नहीं है। अगर नहीं, प्रॉब्लम दूसरा मिल जाता है और उसमें हो जाता है तो IVF की बिल्कुल सही जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ट्रीटमेंट ये रीज़न के हिसाब से होना चाहिए। बराबर। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोगों को लगता है कि IVF इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो भी सही नहीं है। कि बहुत लोगों को लगता है कि पहले हमेशा नेचुरली बहुत सालों तक ट्राई करेंगे, फिर नहीं हो रहा है तो सिंपल ट्रीटमेंट लेंगे, नेचुरली ट्राई नहीं हो रहा है तो आयुर्वेदिक होम्योपैथी करेंगे, फिर सिंपल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, फिर IUI करेंगे, नहीं हो रहा है तो लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमेशा IVF रहेगा। वैसे भी नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम ही ऐसा है कि आपको पता है कि सोल्यूशन वही बेस्ट है, तो जैसे अगर गर्भनलिकाएं खराब है, ये पहले से पता है कि दोनों गर्भनलिकाएं खराब है, या उनको पता है कि वाइफ के एग्स ही नहीं है, तो या फिर उनको पता है कि हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म ही नहीं है, तो उन्हें ऑब्वियसली एडवांस ट्रीटमेंट का यूज़ करके ही प्रेगनेंसी होने वाली है। तो ऐसे भी कपल्स होते हैं जिन्हें शादी से पहले भी पता होता है कि मतलब मेल को या फीमेल को पता होता है कि ये प्रॉब्लम है और उन्हें हेल्प लगने वाली है, या बाद में पता लग जाता है कि ये मेजर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के हिसाब से सोल्यूशन करना ही बेस्ट रहेगा। सर, ये इनफर्टिलिटी के लिए या बच्चा ना होना प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, लेकिन एक हर औरत के लिए ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। मतलब उन्हें लगता है कि सब लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है, वाई मी ऑलवेज शुड हैव द, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वाई मी। तो ये लोग जब आपके पास आते हैं आपके IVF सेंटर, तो इनका इमोशनल काउंसलिंग भी आपके ट्रीटमेंट का पार्ट होता है? जी बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द कपल्स, नॉट ओनली फीमेल्स बट ऑल्सो मेल्स में, उनका सोशल स्टिग्मेटाइजेशन, उनको सोशल प्रेशर, फैमिली की तरफ से प्रेशर, ट्रीटमेंट का प्रेशर और बाकी लाइफ का स्ट्रेस, ये सब हैंडल करने में उन्हें ज़रूर हेल्प लगती है। और उसके लिए स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हमारे सेंटर पे हैं, डॉक्टर्स भी काउंसिल करते हैं, और इस ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें ये सपोर्ट ज़रूर लगता है। और वो ये आप पकड़ के चलिए कि ये ट्रीटमेंट का पार्ट होता ही होता है। सर, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है, मेनी पीपल आर वर्किंग इन कॉरपोरेट्स, सिटिंग जॉब है। yes. तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि फीमेल्स में और मेल्स में इसका
एग और स्पर्म के प्रोडक्शन पे ये सारी चीज़ों का कैसे असर पड़ता है, और लाइफस्टाइल कैसे इन सबको ख़राब कर सकती है? जी बिल्कुल, ये तो वेल नोन फैक्ट है, और ये भी एक रीज़न है जिसके कारण निसंतानता या परसेंटेज ऑफ कपल्स जिनको हेल्प चाहिए वो बढ़ते जा रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो खाना हम खा रहे, जो हवा हम अंदर ले रहे, जो पानी पी रहे, ये इसका पोल्यूशन, इसका दूषित होना, ये भी एक है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा फास्ट फूड, लेस एक्सरसाइज, ज़्यादा सीडेंट्री हैबिट्स, बैठ के काम करना, एक्सरसाइज का कम होना, ओबेसिटी, वज़न का बढ़ना, जो पोल्यूटेंट्स और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हम अपने अंदर अलग अलग ज़रियों से ले रहे, उनका इफ़ेक्ट, ये सब के कारण एग्स का जल्दी कम होना या क्वालिटी में डिफरेंस आना, स्पर्म के क्वांटिटी क्वालिटी में डिफरेंस आना, ये ज़रूर दिखाई देता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण निसंतानता बढ़ रही है। या परसेंट अभी आप एक 10 से 15 साल पहले देखोगे तो 100 में से करीबन 12 से 15 कपल्स को प्रेगनेंसी करने के लिए हेल्प लगती थी। वो लास्ट 1 डेकेड या 10 से 15 साल में अभी बढ़ के 16 से 18 पे आ चुकी है ऑलरेडी। तो 100 दाम्पत्यों में से 16 से 18 दाम्पत्य ऐसे होंगे जिनको प्रेगनेंसी होने में किसी न किसी तरीके की मेडिकल हेल्प लगेगी। बराबर है। और IVF साइकिल का फेल्योर होना वो भी कपल्स के लिए काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग होता होगा कि बहुत होप्स लगा के बैठते हैं। बेसिकली क्या है कि एक IVF साइकिल के दौरान ऑफ कोर्स डेफिनेटली सारी चीज़ें बेस्ट करके हम प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं, बट 100% कपल्स फर्स्ट साइकिल में ही प्रेगनेंसी पा लेंगे या हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाता। कुछ कपल्स को रिपीट ट्राई करना पड़ता है, उसके अपने रीजंस होते हैं। उन रीजंस को ठीक से समझना, IVF फेलियर के कारणों को ठीक से समझना, और फिर ट्रीटमेंट में उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करके आगे ट्रीटमेंट के लिए वापस जाना, यही उसका बेस्ट सोल्यूशन रहता है। और मोस्ट ऑफ द लोग जो फर्स्ट साइकिल में नहीं प्रेगनेंसी पाते या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, वो डेफिनेटली अपने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में उनके चांसेस और बेटर हो जाते हैं। एक आम प्रेगनेंसी में और एक IVF द्वारा की गई प्रेगनेंसी के प्रिकॉशंस जो होते हैं जी कुछ अलग होते हैं जो IVF से होती है, कुछ नहीं। कोई प्रिकॉशन में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आप नेचुरल प्रेगनेंसीज में कुछ प्रिकॉशन लेते हो, जैसे अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करना, हेवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना, स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, अपने डाइट पे ध्यान देना, लाइट एक्सरसाइज रखना, यही सब चीज़ें जो नॉर्मल में है वैसी। यस, इनफैक्ट यहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ करते हुए इस प्रेगनेंसी को आप जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी, हाँ इनिशियल प्रेगनेंसी में ज़रूर कुछ मेडिसिन इंजेक्शंस होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उनका यूज़ ज़रूर किया जाता है जो नेचुरल प्रेगनेंसी में नहीं होगा, बट उसके अलावा फिर और कोई चेंज नहीं रहेगा। और अगर मैं ये सब तो कर लिया, लेकिन खर्चे की अगर बात कहूँ मैं कि आम IVF साइकिल किसी को करवानी हो, तो उसका एक दंपति को कितना खर्चा उठाना पड़ता होगा, और क्या ये कवरेज होता है, इंश्योरेंस वगैरह कुछ करती है कंपनी? तो कुछ कंपनीज है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इनफर्टिलिटी का अलग से कवर ले रखा है। अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें वो कवर हो रहा है। तो अगर कोई कपल या हस्बैंड या वाइफ ऐसे कंपनी में जॉब कर रहे तो वो उसका हेल्प ले सकते हैं। आमतौर पे रूटीन कॉमन मैन के लिए कोई इंश्योरेंस ऐसा इनफर्टिलिटी के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट। ऑफ कोर्स वो होना चाहिए। यूरोप में, US में ऐसे इंश्योरेंसेस है जो इसको इंश्योर कर रहे हैं। होना भी चाहिए एक्चुअली, ये तो भी बेसिक ज़रूरी चीज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे आप मोटा देखिए खर्चा जो है वो कपल टू कपल वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट साइकिल में, और दूसरा हम क्या टेक्निक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से भी। तो रफली आप देखोगे तो अगर आप एक अच्छे सेंटर में सारी बेस्ट टेक्निक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, बेस्ट इंजेक्शंस को यूज़ कर रहे हो, तो एक्सपेंसेस रफली 1.5 to 2 lakhs के आसपास चले जाते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान। सर, आपने इतने सालों में
जी। 1.5 लाख से भी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज दी है कपल्स को। जी जी तो आपके ये सक्सेस का राज क्या है? जी, ऑफ कोर्स ये एक टीम वर्क है जो इंदिरा आईवीएफ ने किया है लास्ट ऑलमोस्ट 13 इयर्स में। और बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टीम वर्क ही है कि आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स गिविंग प्रेगनेंसीज टू इनफर्टाइल कपल। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हम जो कहते हैं वो है 4 A's, मतलब इसका अवेयरनेस क्रिएट करना कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। आज से 12 इयर्स पहले इस टेक्नोलॉजी का पता आम आदमी के पास या बिल्कुल, उसकी आज भी जानकारी काफी नहीं लोग थी। अवेयर नहीं है इसके बारे जी, में, तो जी। मेरे ख्याल से पॉडकास्ट से काफी लोगों को उसकी जानकारी मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके के अलग अलग इनफर्टिलिटी सेशंस, मतलब इंफॉर्मेशन सेशन से ही इनफर्टिलिटी का अवेयरनेस बढ़ सकता है। और इस तरीके के अनेक फ्री सेशंस इनफर्टाइल कपल्स के लिए हमने लास्ट 10 इयर्स में लिए। मैंने खुद 600+ फ्री इनफर्टिलिटी अवेयरनेस कैंप्स किए अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट और टाउन में, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में। हमारी टीम ने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर तालुका प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें कवर किया। और अवेयरनेस के अलावा फिर आता है एक्सेसिबिलिटी टू ट्रीटमेंट, कि वो अपने इस ट्रीटमेंट को और इस एडवांस ट्रीटमेंट को कैसे एक्सेस कर सके। तो जैसे शुरुआत में कम सेंटर्स थे, आज हमारे 160+ सेंटर्स अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया है। तो ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हमने क्रिएट करने की कोशिश की कि शुरू में वी स्टार्टेड विथ उदयपुर, पुणे, दिल्ली, लखनऊ। तो सीमित अच्छे सिटीज़ में ये ट्रीटमेंट हो रही थी, उसको हमने गांव-गांव तक या छोटे टाउन्स तक, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ से भी आगे ले जाने की कोशिश हमने की। उसके अलावा है कि वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, बट वो अफोर्डेबल होना चाहिए। बिल्कुल। तो अफोर्डेबिलिटी एक है कि जो सिर्फ ट्रीटमेंट रिच लोगों तक ही सीमित थी आज से 15-20 साल पहले, वो आज कॉमन मैन के ऑलमोस्ट रीच में इजीली आ चुकी है। और हर दाम्पत्य आजकल इसका यूज़ करके प्रेगनेंसी करने के लिए प्रयास कर रहा है, और उसमें हम भी उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग रीजंस है जिससे ये हम कर पाए। लास्ट 12 इयर्स में हमने 1,60,000+ प्रेगनेंसीज अभी कर ली है। सर, जैसे आपने बात करी कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, तो ये क्या कुछ आपकी तरफ से कोई ख़ास सहूलत दी जाती है, सहूलियत पेशेंट्स को? कभी कभी ऐसा उसमें नो कॉस्ट EMI के ऑप्शंस होते हैं कि वो आप बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के धीरे धीरे पेमेंट्स करके EMI के तौर पे पे कर सकते हैं। किसी को 1.5 लाख 2 लाख नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इनिशियल में, तो उसका EMI भी होता होगा, या जी वो है बिलो पॉवर्टी लाइन का कुछ और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की उनको तरफ हम से हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट कुछ एड करती है इसमें आपको? ऐसे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स उसमें गवर्नमेंट एड करती है, जैसे इसमें नहीं होता है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट के किसी भी तरीके का एट प्रेजेंट कोई ये नहीं है, अलग से सहायता नहीं है उसके लिए। गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर वो बेसिक कुछ गवर्नमेंट्स ने सोचना शुरू किया है, जैसे कुछ स्पेशल ट्राइब्स जो है जिन्हें हमें बढ़ाना है, उनको ये सहूलतें देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, बट नॉट ऑन अ लार्जर स्केल। सर, हमने एक बात मेरे दिमाग में रह गई थी कि जब से आपने पूछा था कि फीमेल्स के लिए एग्स का वगैरह हो गया जी, पर जिस मेल में अगर स्पर्म्स की गिनती बहुत कम है, या स्पर्म्स नहीं है, अज़ोस्पर्मिया जो उसको बोलते हैं, जी, नील स्पर्म काउंट, तो उस केस में कैसे फिर ये प्रेगनेंसी रह पाएगी? तो जिनका बेसिकली सीमेन में स्पर्म नहीं है, और ये कुछ बहुत रेयर चीज़ नहीं है, हमारे पास आने वाले करीबन 12 से 15% कपल्स में स्पर्म का काउंट इतना कम होता है या ज़ीरो होता है। ऑलमोस्ट 10% कपल्स में हमें अज़ोस्पर्मिया के लिए हमारे पास आते हैं जी। तो वहाँ स्पर्म काउंट नील रहता है, और किसी भी मेडिसिन का लेने से या ट्रीटमेंट लेने से या कुछ इंजेक्शन लेने से या कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी लेने से उनके सीमेन में स्पर्म नहीं आ पाते। उन्हें बेसिकली 2 ही तरीके से हमें आगे ऑप्शंस रहते हैं। एक तो हम उनके अंडकोश से या अंडकोश के स्टोर हाउस से स्पर्म निकाल के उनका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेल्स ऐसे रहेंगे, पुरुष ऐसे रहेंगे जिनका अंडकोश तो काम कर रहा है, वहाँ स्पर्म प्रोडक्शन भी हो रहा है, वो फैक्ट्री सही से काम भी
बट वो स्पर्म बाहर लाने के लिए जो नली है वो सीमेन ब्लॉक्ड में है। नहीं आ रहे, सीमेन में नहीं है, सीमेन में नहीं आ टेस्टिस पा में है, रहे, लेकिन सीमेन में नहीं जिसे आ हम रहे। ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया अच्छा, कहते हैं हाँ। कि आइदर एपिडिडाइमिस में मतलब स्टोर हाउस में या उसके बाहर लाने वाले नली में या इजैकुलेटरी डक्ट में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके वजह से अंडकोश तो काम कर रहा है, स्पर्म नहीं आ पा रहे बाहर। तो ऐसे मेल्स में हम अंडकोश से या अंडकोश के स्टोर हाउस से स्पर्म निकाल लेते हैं, जिसे हम एपिडिडाइमल या टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा। और आजकल माइक्रोस्कोपिक एपिडिडाइमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन या माइक्रोस्कोपिक टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन होता है, जहाँ माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम एक एक स्पर्म ढूंढ के निकाल सकते हैं और उन स्पर्म को या उन शुक्राणु को सीधा वाइफ के एग्स के साथ मिला के उनके खुद के शुक्राणु से ही प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होंगे जिनका ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, बट उनका अंडकोश इतना कम काम करता है कि वहाँ शुक्राणु बहुत ही कम बन रहे हैं, बराबर, बिल्कुल उंगली पे गिनने जितने ही शुक्राणु बन रहे हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे। क्योंकि बाहर शुक्राणु आने के लिए आपका शुक्राणु प्रोडक्शन ये लाखों में होना चाहिए। तो अगर उतना नहीं हो पा रहा है, कुछ उंगली पे गिनने जितने ही शुक्राणु बन पा रहे हैं, तो वहाँ हम माइक्रोस्कोपिक टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन से एक एक स्पर्म निकाल के, तो अगर मुझे वाइफ के 10 एग्स मिले तो मुझे वहाँ 10 शुक्राणु ढूंढ के निकालने और फिर उन एग्स को और स्पर्म को मिला के प्रेगनेंसी के लिए जाना है। तो ये इन तरीके से वो खुद के स्पर्म से ही प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पुरुष ऐसे होंगे जिनके दोनों अंडकोश में कई स्पर्म एक भी नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें डोनर स्पर्म का ही यूज़ करके इस्तेमाल करना होगा। जी, तो स्पर्म बैंक या डोनर बैंक्स हमारी है जहाँ जिसमें हम हेल्प कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमने अभी तक आईवीएफ के बारे में, इनफर्टिलिटी, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और आपका इतना बड़ा काम, इन सब की बातें की। बट एक इन सब के बाद एज अ प्रोटोकॉल एक मिथ्स एंड फैक्ट्स का राउंड तो बनता है। जी बिल्कुल। शैल वी? यस यस। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट ही लेनी पड़ती है? ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन या मिथ लोगों में है कि प्रेगनेंसी होगी या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी उन्हें लगता है कि बेड रेस्ट ही लेना है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो आप अपना रेगुलर सब कुछ काम कर सकते हो, जिम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, इंटरकोर्स रख सकते हो, रूटीन एक्टिविटीज़ सब कुछ कर सकते हो। जब हम एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब हो जाता है, तब ऑफ कोर्स कुछ नेचुरल प्रेगनेंसीज की तरह यहाँ पे भी कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, बट उसमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है अनलेस कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में दूसरा कुछ है। तो एज मतलब बाय एंड लार्ज एज फार एज रूटीन आईवीएफ साइकिल में कोई एज सच बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट बेड रेस्ट लेने से सक्सेस कम देखा गया है, क्योंकि आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छे से नहीं होगा, तो अपने आप गर्भों की ग्रोथ में उनको न्यूट्रिशनल जो मिलना चाहिए सप्लाई, उसमें कमी रह जाएगी। मतलब जैसे हमारे दादी नानी कहते थे कि प्रेग्नेंट हो तो भी काम करो, चलो, वो सब मतलब वो सब आईवीएफ में भी करना ही है। बिल्कुल। आप लाइट एक्टिविटीज़ कर सकते हो, 1-2 मंजिल ऊपर नीचे कर सकते हो, हल्का काम कर सकते हो, आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ इनफैक्ट करने चाहिए। ओके। आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसीज मतलब ट्विन्स, ट्रिपलेट्स ही होते हैं? वैसा नहीं है कि ट्विन्स ट्रिपलेट ही होते हैं, वो अगेन एक मिथ है। बहुत लोगों को लगता है कि अभी आईवीएफ ट्रीटमेंट को आए तो ट्विन्स ही होंगे, और कुछ लोग डर जाते हैं कि हमें तो ट्विन्स नहीं चाहिए। तो वैसे नहीं है, हम कितने गर्भों को अपने बच्चादानी में इम्प्लांट कर रहे हैं वो अपने हाथ में है ना। हम ट्विन्स नहीं चाहते तो एक एक गर्भ रख सकते हैं, बचे हुए गर्भ आप फ्रीज करके रख सकते हो। आप ट्विन्स के लिए ओके हो तो 2-2 गर्भ रख सकते हैं। 2 से ज़्यादा गर्भ रखने ये गर्भों का भी वेस्टेज है, प्लस कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने की बात है। तो यूजुअली 2 से ज़्यादा गर्भ एट अ टाइम बच्चादानी में रखना ये मेडिकली या इवन एथिकली सही नहीं है। ओके। आईवीएफ से होने वाले बच्चे नॉर्मल प्रेगनेंसी के बच्चों से अलग होते हैं या उनमें कुछ ग्रोथ इश्यूज भी होते हैं? ये भी बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। आप बिल्कुल ही सही आपने पूछा है।
और जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि आईवीएफ से होने वाली प्रेगनेंसीज बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होती हैं, और ये हमें साइंटिफिकली पता लग चुका है लास्ट 46 ईयर्स में। जो 90 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो चुके हैं उससे। लुई ब्राउन अभी 46 ईयर्स की है, उसको 2 बच्चे नेचुरली हो गए, उसकी लाइफ नॉर्मल रही है। हम एग और स्पर्म को मिलाने का ही काम कर रहे हैं, बाकी जो प्रेगनेंसी हो रही है वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। Is IVF treatment very very much painful? नहीं, एज सच इसमें वेरी पेनफुल नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, तो उसमें कुछ इंजेक्शंस लगेंगे, एग्स बाहर निकालने का प्रोसेस होगा जिसमें शॉर्ट एनेस्थेशिया होगा, तो कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। बट ये जो इंजेक्शंस लगते हैं ये इंसुलिन सिरिंज से लगाए जाते हैं, ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन तो पेशेंट खुद सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है। प्रोसेसेस भी जैसे एग रिट्रीवल या ओम पिकअप या अंडा बाहर निकालने का प्रोसेस जो करते हैं हम, वो फुल एनेस्थेशिया में होता है, तो ऐसे जो उसका कोई सेपरेट पेन नहीं होता है। ऑफ कोर्स एकदम हम ये नहीं कह सकते इट इज़ टोटली पेन फ्री, उसमें कुछ सी नो पेन्स नो गेन्स, सो कुछ माइनर पेन इन्वॉल्व है बट नॉट मेजर। इसमें कोई चीर फाड़ नहीं हो रही है, कोई ऑपरेशन बड़ा नहीं हो रहा है, कोई टाँके नहीं आ रहे, कोई ऐसे बहुत सीवियर पेन कुछ इन्वॉल्व नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक बार अगर आईवीएफ कर लिया और नेक्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी चाहिए, नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होना है, तो आईवीएफ ही करना पड़ता है और वो बार बार करना पड़ता है? नहीं, वो भी एक मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कपल टू कपल उनके रीजंस के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। बहुत लोगों को आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी होने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसीज भी हो जाती है, क्योंकि उनका सारा हार्मोनल मिल्यू रीसेट हो जाता है, उनकी ओवरऑल बॉडी प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादा ट्यून्ड हो जाती है और वो प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं। ऑफ कोर्स अगर किसी के कारण ऐसे है कि उनको नेचुरल प्रेगनेंसी होने ही नहीं वाली है, तो उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए वापस आईवीएफ ही करना पड़ेगा। सर, आपने इतने सालों से ये काम आपका चल रहा है, तो इसमें ऐसा कोई खास वाक़या आपको याद है कि इतने सारे आपको हर आईवीएफ इज अ चैलेंज, बराबर, तो ऐसे कुछ खास याद रखने वाले आपके करियर में ऐसे आए हुए हैं जो कुछ आप बता सकते हैं? मतलब हज़ारों प्रेगनेंसीज में कर चुका हूँ, हमारे इंदिरा आईवीएफ के ग्रुप एज सच के लाखों प्रेगनेंसी हो जाते हैं, बराबर जी। तो उसमें डेफिनेटली ऐसे चैलेंजिंग केसेस बहुत सारे दिखते हैं, बहुत सारे आते हैं, और ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं। और अभी ये ज़रूर हो चुका है कि अलग अलग जगह अगर ट्रीटमेंट करके नहीं हो पा रहा है तो वो ज़रूर इंदिरा आईवीएफ आके ओपिनियन लेते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे दिखाई देते हैं कि चैलेंजिंग सिनारियोज, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी है जो याद रह जाते हैं, स्पेशली जो जिनका स्पेशली ऐसे जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिनारियोज से गए हैं, जिसमें कि पहले उन्हें कोई कैंसर था और फिर अभी वो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और अभी वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं। ना हो वहाँ उम्मीद की किरण नजर आ जाए। कैंसर सर्वाइवर्स है जो आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट हो रहे हैं, या जिनके बच्चे थे और नहीं रहे और वापस वो हायर एज में कि 50 साल की उम्र में रिटायर होने का समय आ चुका है, और उधर जो एक ही उनकी औलाद थी वो नहीं रही और उस मायूसी के साथ आए और वापस प्रेगनेंसी और बेबी हाथ में लेके गए। ऐसे बहुत सारे कपल्स याद रह जाते हैं। बिल्कुल, जो कितने सारे महिलाएं जो 7-7, 8-8 बार एबॉर्शन उनको हो रहे थे, है ना। मेरे पास एक पेशेंट था जिसके 15 एबॉर्शन के बाद वो हेल्दी बेबी हमसे लेके गई। तो ऐसे कपल्स ज़रूर चैलेंजिंग सिनारियोज होते हैं और वो पेशेंट्स याद भी रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, आपने आज इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है जो भी कपल्स इस चीज़ को लेके परेशान है, टेंशन में है, आज का आपका यह पॉडकास्ट देख के उन्हें ज़रूर उम्मीद की एक किरण मिलने वाली है, और शायद भगवान ने आपको वो मीडियम बनाया है कि आप उनकी लाइफ में वो खुशी दे सके और उनकी झोली फिर से खुशियों से भर दे। उसका प्रयास हम हमेशा करते हैं। यस, और बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट की एक इन सारे कपल्स के लिए जो इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं और बहुत सारे सोशल प्रेशर में आके डिप्रेशन में है, मैं चाहूँगी कि हम चाहेंगे कि आप उनके लिए एक टेक अवे मैसेज दे जो उनको भी कोई होप्स उनकी लाइफ में है वो समझे।
तो जी। थोड़ा सा ऐड करूंगा उसके अंदर कि जी। जिनकी शादी भी होने वाली है और जो शादी के घर पर है, जी ये भी आप कुछ कह दें जी, कि बिल्कुल, सही बिल्कुल। समय में क्या करना चाहिए। यस यस यस। तो मैं सारे दाम्पत्यों को या होने वाले दाम्पत्यों को यही कहता हूँ या यही कहना चाहूँगा कि सही उम्र में सही एज में अपने प्रेगनेंसी को प्लान कर लें। महिला के लिए अपना रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है, तो इसलिए वो राइट एज में अपने प्रेगनेंसी को या प्रेगनेंसी के रिलेटेड चीज़ों को प्लान कर ले तो वो बेस्ट रहेगा। दूसरा, जो नए कपल्स है जिन्होंने रिसेंटली मैरी किया है, उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी अबॉर्ट न करें। बहुत सारे कपल्स जस्ट वो प्लान नहीं थी या वो बहुत जल्दी हो गई प्रेगनेंसी इसलिए अबॉर्ट कर लेते, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अबॉर्शन के बाद फिर निसंतानता आने की संभावना एकदम से बढ़ जाती है। दूसरा, आई पिल्स का यूज़, एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़, तो गर्भनिरोधक अलग अलग साधन जो है, स्पेशली इमरजेंसी साधन जैसे आई पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इनका यूज़ भी सीमित होना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर निसंतानता है तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कारण ठीक से पता लगा के साइंटिफिक तौर तरीके से का अपना के अगर ट्रीटमेंट लेते हो तो मैक्सिमम कपल्स को इजीली प्रेगनेंसी हो सकती है। हर प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर सोल्यूशन है, साइंटिफिक सोल्यूशन है। ओनली थिंग इज़ हम कारण का ठीक से पता लगाएं और साइंटिफिकली उसको प्रॉपरली सॉल्व करें। जैसे मैंने बताया कि सिंपल टेक्निक से लेके एडवांस टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं और हर कपल अपने कारण का ठीक से पता लगा के उसका प्रॉपर सोल्यूशन डेफिनेटली ले सकता है। हम भी इसके लिए समर्पित हैं। आप सबको भी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रघुवंकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आज इस शो पे आप आए और हमारा भी ज्ञान और हमारे जो ऑडियंस है उनका भी ज्ञान आपने काफ़ी बढ़ाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद जो भी इस परेशान है इस कारण से, जी जी, तो डेफिनेटली वो उसके बारे में वापस एक बार सोच विचार करके अपना निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल। Thank you so शुक्रिया much, sir. मुझे यहाँ Thank you so बुलाने much, के लिए sir. और बहुत अच्छा रहा। आपके दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज की बातचीत में हमने जाना कि माता पिता बनने की चाह हर जोड़े के दिल में कितनी गहरी होती है। अगर किसी कारणवश ये सपना अधूरा रह जाता है तो एक बड़ा भावनात्मक संघर्ष बन जाता है, लेकिन साथ ही यह भी देखा कि आईवीएफ जैसी तकनीक ने विज्ञान के जरिए इन सपनों को सच करने की राह आसान बना दी है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि उम्मीद कभी मत छोड़िए। आपका माता पिता बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी ज़रूर मिलती है। बस अपने आप पर और अपने डॉक्टर पर विश्वास बनाए रखें। इस उम्मीद और खुशी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक खास विषय और नई ऊर्जा के साथ। सुनते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। And don't forget to like, share and subscribe to our channel. बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ।